जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म E2G के जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, विज्ञान की श्रृंखला चल रही है जिसमें से आज वनस्पति विज्ञान का पार्ट 3 पढ़ेंगे और जो ये अंतिम होगा वनस्पति विज्ञान का टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहले पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करने के लिए अर्थात उसको भोजन बनाने के लिए कौन कौन से चीज़ें चाहिए, तो जल चाहिए, प्रकाश चाहिए, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इनकी उपस्थिति के कारण पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जो उनका भोजन होता है और यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक जो प्रक्रिया है वो है 6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश बटे क्लोरोफिल और 6C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H2O जल प्लस 6O2 ऑक्सीजन। तो ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक प्रक्रिया है। तो आगे है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ये सारी चीज़ें होंगी तो ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी और पौधे को सही तरीके से भोजन उपलब्ध हो पाएगा। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जो है जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। बहुत सारे पौधे जल में होते हैं, तो जो जल में पौधे होते हैं वो वायुमंडल वो जो जल वाले पौधे जो है कि जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं जिससे भोजन बनाते हैं, और जो स्थलीय पौधे हैं मतलब स्थल पर हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं जिससे वो अपने भोजन को तैयार करते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा जो है पराशरण ऑस्मोसिस द्वारा एवं कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि वायुमंडल से विसरण द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं कि पौधे जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस विधि से प्राप्त करते हैं। तो पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण विधि यानी डिफ्यूजन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, और भोजन बनाने के लिए जो पत्तियां हैं अपनी कोशिकाओं में जल उनको चाहिए, तो वो जल किस विधि से प्राप्त करते हैं, तो वो पराशरण विधि से प्राप्त करते हैं जड़ के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने के लिए जो है जल चाहिए, तो जल जो है कि पौधे अपनी जड़ से जमीन से प्राप्त करते हैं किस विधि द्वारा, पराशरण विधि द्वारा, और इस जल के अपघटन से ही जो है कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो पौधे छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित की जाती है एवं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है, यानी क्लोरोफिल से ही के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। इसके 4 घटक हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है, क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व होता है, कौन सा, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश में जो है बैगनी, नीला तथा लाल रंग से ग्रहण करता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करते हैं। पत्ती में क्लोरोफिल होती है
और क्लोरोफिल जो है कि वो वर्णक होते हैं और ये प्रकाश से जो है कि बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करते हैं ताकि वो भोजन बना पाएँ। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होते हैं। ये भी प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होते हैं, तो लाल रंग में अधिक होते हैं और सबसे कम जो है बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन, ऑक्सीडेशन और उपचयन, रेड्यूशन की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण अपचयन, उपचयन दोनों प्रकार की क्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, तो अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन जो है ग्लूकोज बनाने में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो अवस्थाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दो अवस्थाएं होती है। प्रकाश रासायनिक क्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन तथा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया यानी डार्क केमिकल रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं हैं, प्रकाश रासायनिक क्रिया और रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। पहला है प्रकाश रासायनिक क्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग से में संपन्न होती है। इसे हील क्रिया भी कहते हैं। रासायनिक क्रिया को हील क्रिया भी कहते हैं और प्रकाश रासायनिक क्रिया जो है क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होती है। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया में अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी व NADPH निकलता है जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करती है। तो जो है कि प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना में होती है, इसे हील क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा जो है प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में जो है कि ऊर्जा के रूप में एटीपी तथा NADPH निकलता है जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करती है। दूसरा है कि रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया। यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है, यानी रासायनिक प्रकाशीय प्रतिक्रिया जो है कि ग्रेना में होती है, जबकि रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो है अपचयन होकर शर्करा और स्टार्च बनते हैं। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा एवं स्टार्च बनती है। हार्मोन, प्लांट हार्मोन। अब पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि किस हार्मोन का क्या काम है। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सिन, क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सिन हार्मोन मनुष्य इंसान का है या पौधे का है, तो ऑक्सिन हार्मोन पौधे का है। ऑक्सिन हार्मोन जो है कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने की थी। ऑक्सिन हार्मोन जो है कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यानी पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन है। इसका निर्माण मतलब ऑक्सिन का निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसके प्रमुख कार्य यानी ऑक्सिन हार्मोन के प्रमुख कार्य है कि इसके कारण पौधे में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा ऑक्सिन हार्मोन से होता है कि यह पत्तियों की विलगन को रोकता है, यानी पत्तियों को टूटने से रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट करता है ऑक्सिन हार्मोन, और ऑक्सिन हार्मोन द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। यह फलों को गिरने से बचाता है। कौन सा हार्मोन फलों को गिरने से बचाता है? ऑक्सिन हार्मोन। पत्तियों को गिरने से बचाता है ऑक्सिन हार्मोन, और वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन भी
पौधों का हार्मोन है, पेड़ पौधों का हार्मोन भी जिबरेलिन हार्मोन है। और जिबरेलिन हार्मोन की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने जिबरेलिन हार्मोन की खोज 1926 ईस्वी में किया था। जिबरेलिन हार्मोन जो है कि बौने पौधे को लंबा कर सकता है। जिबरेलिन हार्मोन क्या कर सकता है? बौने पौधे को लंबा कर सकता है। कौन? जिबरेलिन हार्मोन। यह फूल बनने में मदद करता है। क्वेश्चन पूछता है कि फूल बनने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो जिबरेलिन हार्मोन। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। जिबरेलिन हार्मोन जो है कि जो बीज जमीन में बोते हैं उसकी प्रसुप्ति को भंग कर, मतलब उससे जो अंकुरन होता है, अंकुरन को उत्प्रेरित करते हैं। कौन? जिबरेलिन हार्मोन। ये काष्ठीय पौधों में एघा की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसके छिड़काव द्वारा बृहत आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। यानी जिबरेलिन हार्मोन के छिड़काव अगर कर दें तो बड़े फल और फूलों का उत्पादन होता है। जैसे सुई दे करके लौकी या बहुत सारी सब्जी का उत्पादन है, ये जिबरेलिन हार्मोन का ही कमाल होता है। तो जिबरेलिन हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं। जिबरेलिन हार्मोन जो है कवक से निकाले जाते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। जिबरेलिन हार्मोन की खोज कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में किया था। जिबरेलिन हार्मोन जो है कि बौने पौधे को लंबा कर सकता है। फूल बनाने में जिबरेलिन हार्मोन मदद करता है। पर बीजों की प्रसुप्ति को जिबरेलिन हार्मोन भंग करता है और अंकुरित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। काष्ठीय पौधों की एघा की सक्रियता को बढ़ाता है। और जिबरेलिन हार्मोन के छिड़काव से बड़े आकार के फल और फूल का उत्पादन किया जा सकता है। और जिबरेलिन हार्मोन जो है कवक से निकाले जाते हैं। पौधों का अगला हार्मोन साइटोकाइनिन हार्मोन है। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज जो है कि मिलर ने 1955 ईस्वी में किया था। साइटोकाइनिन हार्मोन इसका नामकरण जो है कि लिथाम ने किया था। खोज किया था मिलर ने साइटोकाइनिन हार्मोन का, लेकिन इसका नामकरण लिथाम ने किया था। साइटोकाइनिन हार्मोन प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है कि प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करता है। यह ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करती है। यह जीर्णता को रोकता है, मतलब कि ये भी वृद्धि में विकास करते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। और साइटोकाइनिन हार्मोन जो है कि आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। पौधे में आरएनए और प्रोटीन बनाने में साइटोकाइनिन हार्मोन सहायक होते हैं। बौने पौधों को ये भी लंबा करने के लिए सहायक है। अगला हार्मोन है एविसिक एसिड हार्मोन। एविसिक एसिड, इस हार्मोन की खोज पहले 1961 से 65 में कॉर्न्स एवं एडिकोट ने एविसिक हार्मोन की खोज किया था। बाद में बेरिंग ने इसका हार्मोन, सबसे पहले कॉर्न्स एवं एडिकोट ने किया था और बाद में बेरिंग ने एविसिक एसिड हार्मोन की खोज किया था। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी एविसिक एसिड हार्मोन जो है कि वृद्धि को रोकता है पौधे की। यह बीजों को सुसुप्तावस्था में रखता है, यानी अंकुरित होने से रोकता है, यानी सुसुप्त रखता है, अंकुरित होने नहीं देता है। कौन? एविसिक एसिड हार्मोन। यह पत्तियों के बीज लगन में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी पेड़ जो है कि पत्ती छोड़ते हैं, पत्ती टूटते हैं तो उसमें एविसिक एसिड उसमें भूमिका निभाता है उसको टूटने में। पुष्पन में बाधक होता है, यानी अगर पौधे पुष्प दे रहे हैं तो उसमें एविसिक एसिड डाल करके पुष्प खिलने में बाधा उत्पन्न की जा सकती है। एथिलीन हार्मोन है। एथिलीन हार्मोन भी पौधे का हार्मोन है। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में होता है। पौधे का ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय रूप में होता है? तो कौन सा होगा? एथिलीन हार्मोन गैसीय रूप में होता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 ईस्वी में प्रमाणित किया था। एथिलीन हार्मोन को प्रमाणित किया बर्ग ने, और एथिलीन हार्मोन जो है गैसीय रूप में रहता है। एथिलीन हार्मोन जो है कि फलों को पकाने में तथा मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों और फलों की विलगन को प्रेरित करती है। यानी फल को पकाने में अगर कोई हार्मोन मदद करता है तो एथिलीन हार्मोन मदद करता है, और ये गैसीय अवस्था में रहते हैं। अगला हार्मोन है फ्लोरेजेंस हार्मोन। फ्लोरेजेंस हार्मोन भी पौधे का हार्मोन है, पेड़ पौधे का हार्मोन है। और फ्लोरेजेंस हार्मोन से पत्ती बनते हैं, लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं।
फ्लोरोजेंस हार्मोन से पत्ती बनते हैं और फूलों को खिलने में भी मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? फ्लोरोजेंस हार्मोन। देखिए ये सारे हार्मोन है, सबका कुछ कुछ कॉमन काम है। तो कॉमन काम तो लगभग नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका जो विशेष काम है उससे ही प्रश्न बनते हैं। जैसे फूल खिलाने वाला हार्मोन अगर विशेष रूप से पूछे तो फ्लोरोजेंस हार्मोन होगा। फ्लोरोजेंस हार्मोन से जो है कि फूल खिलाने वाला हार्मोन है। हार्मोन जो है कि ट्रॉमिन हार्मोन, ट्रॉमेटिन हार्मोन। ट्रॉमेटिन हार्मोन यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ट्रॉमेटिन हार्मोन एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण ट्रॉमेटिन हार्मोन का निर्माण घायल कोशिका में होता है, जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं। अगर पौधे को कुल्हाड़ी मार करके या किसी तरह से वो जख्म हो जाते हैं पौधे में, तो उस जख्म को भरने में ट्रॉमेटिन हार्मोन मदद करते हैं और ट्रॉमेटिन हार्मोन के द्वारा उस जख्म को भरा जाता है, पौधे के जख्म को। तो अगला टॉपिक है पादप रोग, प्लांट डिजीज। जिस तरह से मनुष्य में रोग उत्पन्न होते हैं उस प्रकार पौधे में भी रोग उत्पन्न होते हैं, और इसके लिए विषाणु, जीवाणु या बहुत सारे खनिज तत्व भी जिम्मेवार होते हैं। तो पादप रोग उत्पन्न करने में विषाणु जनित रोग के बारे में बात करेंगे। विषाणु कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं पौधों में? तो पहला है तंबाकू का मोज़ेक रोग। तंबाकू का मोज़ेक रोग, जो तंबाकू में सबसे पहले कि मोज़ेक रोग किस में होता है? तंबाकू में होता है। और तंबाकू के मोज़ेक रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं। पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस TMV है। यानी मोज़ेक वायरस जो है कि तंबाकू में होता है, वो मोज़ेक वायरस से जो है पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। मोज़ेक विषाणु नामक विषाणु जो है पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट कर देता है, और इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस यानी TMV होता है। पोटैटो वायरस एक्स, पोटैटो मोज़ेक, यह आलू में जो है कि पोटैटो वायरस एक्स के कारण होती है, जिसके कारण जो है कि आलू की पत्तियां चितकबरापन और बोनापन के लक्षण दिखाई देते हैं। अगला रोग है विषाणु के कारण होने वाला बंकी टॉप ऑफ बनाना। बंकी टॉप ऑफ बनाना, यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे यानी केले के पौधे बौने तथा हो जाते हैं तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत हो जाते हैं, यानी गोल गोल हो जाते हैं घूम करके। तो ये बंकी टॉप ऑफ बनाना वायरस के कारण होता है। ये केला की खेती में होता है। रंग परिवर्तन, ये भी वायरस के कारण होता है। कलर चेंज। हरी माहिन्ता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला सफ़ेद मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। वैन क्लियरिंग में शिराएँ पीली व अन्य भाग हरे तथा वेन वेंडिंग में शिराएँ हरी व अन्य भाग हरी माहिन्ता होती है। तो ये सभी रोग जो हम लोग ने पढ़े हैं, ये सब विषाणु के कारण होने वाले रोग थे। और अब हम जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग में सबसे पहले है कि आलू का सैथिल रोग। आलू का सैथिल रोग, इसको रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। आलू का सैथिल रोग रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, और ये रोग जीवाणु के कारण होता है, क्योंकि जाइलम पर भूरा रिंग बन जाता है। और इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनेसियरस नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। यानी आलू का सैथिल रोग में पौधे का संवहन तंत्र जो जल पहुंचाने वाला है जाइलम, वो प्रभावित होता है, वो भूरा रंग का हो जाता है। इसको आलू का सैथिल रोग को रिंग रोग भी कहा जाता है। दूसरा रोग है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। इस रोग का कारक जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी छोटी जलाद्र यानी भूरा रंग हो जाता है। अगला है धान की अंगमारी रोग।
धान की जो अंगमारी रोग है वो भी जीवाणु के कारण होने वाला रोग है और यह रोग जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देने लगता है और ये रोग जो है कि धान का अंगमारी रोग कहलाता है और धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु कारण होता है। इसका लक्षण है कि पत्ती की दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देने लगता है। साइट्रस कैंकर इस रोग का कारक जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू की पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं। साइट्रस कैंकर बीमारी जो है कि नींबू में होती है, जिसकी पत्तियां, शाखाएं, फल इन सभी प्रभावित होती हैं। ये चीन से इसकी उत्पत्ति हुई। जैंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु कारण ये रोग होता है। अगला रोग है गेहूं का टुंडू रोग। गेहूं का टुंडू रोग जो है इस रोग का कारक बैक्टीरियम ट्रिटिकी है। गेहूं के टुंडू रोग ये भी जीवाणु कारण होने वाला रोग है और एक जीवाणु कारण होता है। गेहूं का टुंडू रोग कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी के कारण होता है, नामक जीवाणु कारण होता है। इसका तथा एंजीना ट्रिटिकी नामक नोमेटेड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। करनाल वंट भी गेहूं की एक बीमारी है। और गेहूं का टिंडू रोग भी जो है कि जीवाणु कारण होता है। इसमें जो है पत्तियां मुरझाकर मुड़ जाती हैं। आगे है कुछ खनिज तत्वों से भी पादप में रोग उत्पन्न होते हैं, तो उसको पढ़ेंगे कि कौन से तत्व की कमी से कौन से रोग पौधे में उत्पन्न होते हैं। तो तत्वों की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, तो इसमें कौन कौन सा रोग या लक्षण है पौधों में और किस तत्व की कमी से वो रोग पौधे में उत्पन्न हो रहे हैं। तो आम तथा बैगन का जो है कि आम और बैगन का जो है कि लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। आम और बैगन का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। नींबू का डायबैक रोग जो है कि तांबा की कमी के कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ यानी कि पत्ती अभी हुई कि बस गिर गई, मतलब कि पत्ती विकसित नहीं होती है और पहले ही गिर जाती है, तो ये इसको लिटिल लीफ कहते हैं। तो नींबू का लिटिल लीफ रोग तांबा की कमी के कारण होता है। फूलगोभी का ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी के कारण होता है। मटर में मॉर्स रोग जो है मैग्नीज की कमी के कारण होता है। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम की कमी के कारण होता है। तो एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे, कौन कौन से तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आलू और बैगन का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। नींबू का डायबैक रोग जो है तांबा की कमी के कारण होता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग जो है तांबा की कमी के कारण होता है। फूलगोभी का ब्राउनिंग रोग बोरोन की कमी के कारण होता है। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम की कमी के कारण होता है। तो फिर आगे बढ़ेंगे, धान का खैरा रोग, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सारा। धान का खैरा रोग जो है जस्ता की कमी के कारण होता है। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। तो फिर और भी रोग हैं, जैसे कि आलू का जो है आलू का ब्लैक हट रोग। आलू के अंदर जो ब्लैक हो जाती हैं, ये ब्लैक हट रोग जो है कि भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है कि आलू में ब्लैक हट यानी काला धब्बा आ जाता है आलू में, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आंवले में निक्रोसिस रोग जो है कि बोरोन की कमी के कारण होती है। सलजम में वाटर कोर रोग जो है कि मैग्नीज की कमी के कारण होती है। गाजर में कोटर स्पॉट रोग जो है कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मक्का में व्हाइट बड रोग है वो जस्ता की कमी के कारण होती है। चुकंदर में हॉट रॉट रोग जो है कि बोरोन की कमी के कारण होती है। तो एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे, यानी आलू का ब्लैक हेड रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण, आंवले में निक्रोसिस रोग बोरोन की कमी के कारण, सलजम में वाटर कोर रोग मैग्नीज की कमी के कारण, गाजर में कोटर स्पॉट रोग कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मक्का में व्हाइट बड रोग जस्ता की कमी के कारण होती है और चुकंदर में हॉट रॉट रोग बोरोन की कमी के कारण होती है।
आगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं परीक्षा। तो वनस्पति शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए ताकि प्रश्न छूटे नहीं। तो अभी इजाज़त दीजिए फ़िलहाल। जय हिंद।